नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ में आज किसानों की महापंचायत देखने को मिली। इको गार्डन में हो रही इस महापंचायत ने प्रदेश का माहौल गर्म कर दिया है। वहीं इसी दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा है। किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। आज 75 जिलों से किसान एकत्रित हुए हैं इको गार्डन में। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये है कि लोकतंत्र में भीड़ तंत्र दिखाया है। इनकी जो समस्याएं समाधान करें। अगर बात की जाए तो आवारा पशु हो या गन्ना किसानों के भुगतान हो, आवारा पशु है, गन्ना किसान है, फसलों के रेट हैं, आलू का किसान है, सारी समस्याएं हैं। जो भी गांव में लोग रह रहे हैं उनकी सबकी समस्याएं हैं। बिजली का बड़ा इशू है। अगर बात की जाए तो 2024 के चुनाव में कहा गया था किसानों को 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी और इन तमाम मुद्दों को आज रख रहे हैं, ज्ञापन देंगे। इसके बाद क्या रुख रहेगा अगर नहीं मानी जाती है तो? और नहीं मानी जाएगी फिर आंदोलन होंगे और लोकसभा आंदोलन चलेंगे। तो बात की जाए तो लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो किसानों के मुद्दों को अगर यहाँ नहीं सुना जाता है तो आप दिल्ली तक भी जाएंगे? क्या पता कहाँ जाएंगे। अभी दिल्ली में तो बहुत टाइम है, अभी बताएंगे। आंदोलन मौसम ठंडा, आंदोलन गरम। ठीक, बिल्कुल। तो साफ तौर से आप किसान नेता राकेश टिकैत को सुन रहे थे, जिनका कहना है कि किसानों के मुद्दों को लेकर हम राजधानी लखनऊ में कूच किए हैं और सरकार से उनका साफ गुजारिश है कि जिन मांगों को हम मांग रहे हैं उसे जल्द से जल्द सरकार स्वीकार करे, वरना आगे का रुख हम दिल्ली तक तय करेंगे। कैमरामैन विजय के साथ मैं विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। प्रदेश के 75 जिलों से आज राजधानी लखनऊ में किसान कूच किए हैं। साफ तौर से कई सूत्री मांगों को लेकर राजधानी का किसानों ने रुख किया है। राकेश टिकैत के अपील पर आज किसानों ने राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें अगर बात की जाए तो लगभग हजारों की तादाद में किसान अपनी तमाम समस्याओं को लेकर पहुंचे हुए हैं। हम यहाँ तमाम किसान हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या मांगे हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मैं चौधरी नरेंद्र सिंह, भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष, अमरोहा। अमरोहा। आज बात की जाए तो हजारों की तादाद में आप एकत्रित हुए हैं, आपकी मांगे क्या है? लाखों की तादाद में किसान आया है, प्रदेश के कोने कोने से किसान आया है। हमारी सरकार से अनेकों मांगे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि 2022 तक किसान की आय दुगनी हो जाएगी। आय दुगनी तो नहीं हुई, लेकिन कर्ज जो है किसान का वो 3 गुना हो गया। और माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने घोषणा पत्र में भी कहा था और बाद में विधानसभा में भी कहा था कि किसान को सिंचाई की बिजली मुफ्त दी जाएगी, लेकिन आज भी ट्वेलों पर मीटर लग रहे हैं, कई हजार रुपए के बिल आ रहे हैं। मतलब 2022 में जो चुनाव के दौरान संकल्प पत्र आया था उसमें वादा किया गया था कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, उसकी मांग कर रहे हैं। नहीं, ट्वेल की बिजली, सिंचाई की बिजली मुफ्त दी जाएगी। बिल्कुल, सिंचाई की बिजली मुफ्त दी जाएगी, लेकिन कोई बिजली मुफ्त नहीं दी गई। अनाप शनाप बिल आ रहे हैं। और जो गन्ने का मूल्य है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की एक मुख्य फसल है, जिसे एक तरीके से किसान जो है अपनी नगदी मानता है। गन्ने पे कोई दाम नहीं बढ़ाया गया। और जब हमारा 13 महीने आंदोलन दिल्ली चला था, एमएसपी गारंटी कानून की बात सरकार ने हमारी मानी थी। जब आंदोलन खत्म हुआ था, वो जो है हमारी एमएसपी कानून जो है वो नहीं लागू करा गया, मूल्य नहीं बनाया गया उसका निर्धारण। और इन सब मांगों को लेकर के हम आए हैं और कोई ना कोई ठोस निर्णय लखनऊ की सरजमी से लेकर के जाएंगे। जी, आप अपने नाम बताएं, कहाँ से आए हैं? मेरा भोपाल सिंह है नाम। भोपाल सिंह। अब ये बताएं कि सरकार दावा कर रही है कि किसानों की आय दुगनी हो गई है, आपकी आय दुगनी हुई है? दुगनी कहाँ है, और कम हो गई। दुगनी कहाँ हो गई, हमारी तो और कम हो गई। जो आपकी लागत है खेतों में, क्या वो निकल पा रहा है? लागत बहुत अधिक हो गई। खाद, बीज, दवाई, बिजली, वो बहुत ज़्यादा अधिक हो गई इसकी। आपके नेता राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जो कृषि यंत्र है उसको जीएसटी से बाहर किया जाए, ये कितना लाजमी है? बाहर होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। किसान की फसल इतनी बर्बाद हो चुकी है, बरसात ने बर्बाद कर दी, गन्ने में रोग बहुत आ गया। सरकार कोई इस पर गौर नहीं कर रही, बिल्कुल भी। सरकार की ना खिलाफी है। कहाँ से आई आंटी आप? आई नहीं मानीराम से। ये सुन गाड़े खेत ना ये भूमि मिलल रहा, सरकार दिए ले रहा है इंदिरा के साथ में, लेकिन वो भी छीन लेता है। कौन छीन लिया? सरकार और के छीन। वो ये नहीं, भावुक नहीं हुई है। सरकार क्यों छीन ली? क्या वो जमीन सरकारी थी? हाँ, भूमि है।
भूमि हाँ भूमि मिलल हल, हमन के खेत नहीं रहल है। अब जो जमीन आपको दी गई थी वो कौन ले लिया? सरकार ले लेता थे और के ले क्या बात कहा गया सरकार की तरफ से? कहा कहीं जब बोत रही 10 साल 2-4 साल से बोत रही खात रही, पहले बुढ़वा के नाम रहल, बुढ़वा के मर गई तो हमारे परिवार के नाम भइल है, ओकरे बाद सरकार अपन घाड़ी मार दिया ले लिया है। इसको लेकर आप क्या शिकायत किसी तरह का दी है या प्रार्थना दी है, अपील की है कि हमें वापस कैसे करी? गरीब आदमी हमें जानकारी नहीं है तो हम कैसे जाए करे? जब हमें कोई जानकारी नहीं है, गंवारा आदमी है तो कैसे जाए करे? ऊपर वाले से कही ला। लेकिन वो जमीन जो आपको दी गई थी वो कृषि के लिए दी गई थी या आपको अस्थायी रूप से दे दी गई थी? अस्थाई से के मन हलो तुम्हारे खेत नहीं है, जिए खाओ। किसके द्वारा दी गई थी? किसके द्वारा दी गई थी? जैसे वो भूमि बंजर रहा, सरकार का रहा, झूठ नहीं बोलेंगे। आवंटन हुआ था आपके नाम? हाँ। और अब अगर बात की जाए तो अब किसके कब्जे में है? सरकार क्या कह के लिए उसको? जैसे कि ये अब नहीं इसको बोना, ये हमारा खाड़ी मार दिए है। हाँ। और अगर बात की जाए तो इसको लेकर क्या तमाम जो लेखपाल है, तमाम जिम्मेदारान है? सुनवाई है सर, कोई नहीं सुनवाई है, गरीबों का कोई नहीं सुनवाई है। हाँ। क्या आशा अपेक्षा रखती है, क्या अपील करना चाहती है? हाँ? क्या अपील करना चाहती है? का करब अपील करके? जब तुरंत तारीख दी है तब का करब कह के? गरीब आदमी भगो यहाँ से, आधार कार्ड मांगे, अरे वो का बोला हई जो लिखल जाला मिला सरकार के तरफ से, पुराना कागजात है हमारे पास सरकार के तरफ से। अब जा मांगे तब कहला कि नहीं मिलेगा, वो निकल गया। आप भारतीय किसान यूनियन की पदाधिकारी हैं, क्या आपने नेताओं से अपनी समस्या को रखी है? उनकी तरफ से क्या कहा गया? कोई नहीं सुनवाई है सर, कोई नहीं, सबसे कह गया कोई नहीं सुनवाई है, कोई नहीं सुनवाई। गरीब ले सुन बैठावे के नहीं बा इतना सा, लेकिन इंदिरा के राज में मिला रहा, अब उसको छीन लिया जा रहा है, छीन लिया जा रहा है। अब क्या करें? मजदूरी साग सब्जी बेचीला, बच्चन के जियाला, साल बाढ़ में भर जात रहल है, साल भर में 2-4 मानी होत रहल है, बच्चे खात रहल है। अब वो छीन लिया जात रहा है, लेकिन वो रहा सरकार का रहा, झूठ नहीं बोलेंगे हम। आपके बच्चे कितने हैं? हमारे 6 लड़की, 1 लड़का, 3 नाती। तो क्या आपके बच्चों के द्वारा अपील की गई है या क्या कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है उस जमीन को जो आपको आवंटित की गई थी? सब कहना उससे लड़े से कोई फायदा नहीं है, वो सरकार का सरकार ले लेगा, बस यही बात कह रहे हैं। तो गरीब आदमी हमारे आँख नहीं है, हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? कहाँ से आई हैं? हमारे घर हम मानीलम, लेकिन ये जो रहे न राय साहब, उन्हीं के बगल में हम लेके जमीन उमीन मौजूद हथौड़ी करी ले, उन्हीं ले सुन बैठा। तो ये मानीराम की किसान थी जिनके भाव से आप समझ सकते हैं कि वो अब सरकार द्वारा इनका कहा जा रहा है कि सरकार द्वारा इनको जमीन दी गई थी मगर उससे ले ली गई, जिसके बाद से आप देखा आपने कि किस तरह से वो भावुक होकर बता रही थी। और इनका यही अपील है कि जो इन्हें जमीन आवंटित की गई थी फिर उसे उन्हें दे दी जाए और वो अपना कम से कम पेट भरे और अपने परिवार को चलाए। कैमरामैन विजय के साथ मैं विभांशु, प्राइम टीवी, लखनऊ। अब खबर प्रयागराज से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के बाद प्रयागराज में सेवा पखवाड़े की शुरुआत की गई। इस दौरान लोगों ने रक्तदान कर सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और फूलपुर के ब्लॉक प्रमुख बीपेंद्र पटेल द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रयागराज गंगा पार के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष का स्वागत समारोह भी किया गया। कार्यक्रम के आयोजन के दौरान ब्लॉक प्रमुख बीपेंद्र पटेल ने कहा कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री लोगों की सेवा कर रहे हैं, इस तरह हम लोग भी सेवा पखवाड़ा के तहत रक्तदान कर लोगों का जीवन बचाने का काम कर रहे हैं। आज शासो मंडल भाजपा भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत शासो मंडल के अंतर्गत आज आर डी सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन बसमुआ शासो प्रयागराज में माननीय नरेंद्र मोदी जी के 73वें जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आज हम सब पूरे भारतीय जनता पार्टी गंगा पार के कार्यकर्ता बंधु मिलकर आज हम सब ने माननीय मोदी जी के जन्मोत्सव को हर्षोल्लास से मनाया और उसी क्रम में रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के 73वें जन्म दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम का आयोजन हमारे बीपेंद्र सिंह पटेल ब्लॉक प्रमुख फूलपुर इस कार्यक्रम के संयोजक थे। पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में इतना अच्छा कार्य हुआ। और मोदी जी को विशेष तौर से मैं बधाई देना चाहता हूं कि कोरोना काल में
मोदी जी के अथक प्रयास से जो निःशुल्क गरीबों को चावल या जो गल्ला वितरित किया गया, जिससे उनके जीवन को बचाया गया, आज उसी कार्यक्रम में ये ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम जो किया गया, वो गरीबों का जीवन बचाया जाएगा। खबर अलीगढ़ से है, जहां डीएम और सीएमओ के फर्जी हस्ताक्षर हुए पत्र से जिले भर के चिकित्सकों में हड़कंप मच गया। पत्र के माध्यम से कुछ लोगों के द्वारा अवैध वसूली की बात भी सामने आ रही है, जिसको लेकर डीएम अलीगढ़ ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए सीएमओ अलीगढ़ को जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए थे। और पूरे मामले में सीएमओ अलीगढ़ नीरज त्यागी ने अलग अलग वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपी की शिनाख्त करने की बात कही है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ थाना कुआरसी में मुकदमा भी पंजीकृत कर दिया गया है। ये एक 17 सितंबर का पत्र व्यवहारित किया जा रहा है, जो पूर्णतः फर्जी है, निराधार है। और इस पत्र के माध्यम से जो हमारे चिकित्सालय हैं उसमें पोषण पोटली वितरण के नाम पर धन उगाही के प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे ही मामला ये संज्ञान में लिया गया है, मेरे कार्यालय की टीम, हमारे कुआरसी थाने की टीम संयुक्त रूप से इसका संज्ञान लिए हुए हैं। जैसे ही इस व्यक्ति को चिन्हित कर लिया जाएगा, उचित विधिक कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई व्यवहार में ली जाएगी। अब खबर संभल से है, जहां अतिक्रमण पर पुलिस प्रशासन का बुलडोजर लगातार जारी है, जिस पर एसडीएम संभल का कहना है कि अतिक्रमण पर बुलडोजर रोजाना चलेगा और जिन लोगों ने अतिक्रमण सड़क और नालों पर कर रखा है उन पर पेनल्टी भी लगाई जाएगी। पूरे जनपद संभल के ऊपर जो नाले के ऊपर अतिक्रमण है उसको अनवरत ये अभियान चलेगा और जो अतिक्रमण है लगातार हटाए जाने का कार्यक्रम चलता रहेगा। सर, प्रक्रिया जो है पेनल्टी डालने की है, क्या संदेश है आपका? जिन दुकानदारों के सामने नाला अवरुद्ध पाया जाएगा उन दुकानदारों पे पेनल्टी भी डाली जाएगी। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां शहर में लंबे समय से जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है और जनता उससे जूझ भी रही है। जनता के द्वारा आज बजरंग दल के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने साथ मिलकर रोड को जाम करने का काम किया है। इसके साथ ही मौजूदा मेयर प्रशांत सिंघल के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है, या तो मेयर बदले जाए या फिर अलीगढ़ शहर से गंदगी को मिटाने का काम किया जाए। इसके बाद मेयर अलीगढ़ के द्वारा जनता को जल्द ही काम पूरा करने का आश्वासन दिया गया। खबर कानपुर देहात से है, जहां रेलवे की लापरवाही के चलते लोकमान्य कुशीनगर एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बंट गई। दरअसल ट्रेन के स्लीपर कोच S1 और S2 के बीच का कपलिंग टूटने से ट्रेन अलग होकर 2 हिस्सों में बंट गई। आनन फानन में रेलवे के अधिकारियों के साथ ही कर्मचारियों ने मालगाड़ी के इंजन की सहायता से कोचों को पुखराया स्टेशन लाया गया है। S2 को ट्रेन से अलग कर सभी कोचों को जोड़कर गंतव्य स्थान के लिए रवाना किया गया और कई घंटों तक रेलवे ट्रैक भी बाधित रहा। आपको बता दें कि ट्रेन गोरखपुर से मुंबई की ओर जा रही थी। अब खबर बुलंदशहर के अरनिया क्षेत्र के गांव बादोली से है, जहां पर बीडीओ और ग्राम प्रधान की लापरवाही ने जन्म से पहले ही मासूम की जान छीन ली है। दरअसल 13 तारीख को रात तकरीबन 8 बजे सलाउद्दीन अपनी गर्भवती पत्नी को सरकारी हॉस्पिटल लेकर जा रहा था और रास्ते में गड्ढे में टायर जाने से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और पत्नी गाड़ी पे ही गिर गई है। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की पेट में ही मृत्यु हो गई है। वही सलाउद्दीन का इस मामले पर कहना है कि गांव में गंदगी बहुत है। मैंने प्रधान सचिव बीडीओ से करीब 4 महीने से इसकी शिकायत की थी, लेकिन बीडीओ द्वारा गांव में निरीक्षण तो किया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई और एसडीएम साहब को फोन किया तो उन्होंने कोई भी सुनवाई नहीं की, जिसके बाद सलाउद्दीन ने डीएम से कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। सर कि हमारे गाँव में सारे में कीचड़ भरा पड़ा पूरे गाँव में, उसकी शिकायत मैंने प्रधान सेक्रेटरी बीडीओ सबसे कई बार कर ली, 4 माह से करता आ रहा हूँ, उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। मैंने एसडीएम साहब को फ़ोन करा 13 तारीख में करीब 11:30 बजे, उसके बाद उन्होंने बोला वीडियो साहब से बोलो। फिर शाम को करीब 8 बजे मैं अपनी पत्नी को लेके हॉस्पिटल जा रहा था, वो पूरे माह से गर्भवती थी, तो उस गड्ढे में कीचड़ में, तो ये पता नहीं कि कहाँ गड्ढा होगा, कीचड़ में टायर जाने से मेरे बच्चे की मृत्यु हो गई। खबर हो रही है कि दिव्यापुर थाना क्षेत्र के अमुआहार से है, जहां पुलिस ने अवैध असलाहा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। दरअसल असलाहा फैक्ट्री को जंगल में बनी खंडहर कोठरी में चलाया जा रहा था। असलाहा फैक्ट्री से पुलिस ने तमंचे और असलाहा बनाने के सामान भी बरामद किए हैं और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए व्यक्ति ने बताया वो लगभग 25 साल से ये काम कर रहा था। कई जगहों पे जैसे सूचना प्राप्त हो रही थी अवैध तमंचा मिलने की, तो ये देखा गया कि इनका सप्लाई कौन करता है, कहाँ पे निर्मित हो रहे हैं। तो एक सूचना प्राप्त हुई थी मुखबिर से कि दिव्यापुर में
ये ग्राम पड़ता है अमउहार। वहाँ पे कहीं बबूल के पास खंडर टाइप की कोठी है। वहाँ पे एक व्यक्ति रघुराज सिंह पुत्र मान सिंह, इसकी उम्र लगभग 45 वर्ष है। ये कई सालों से इसको बना रहा है, लेकिन कभी भी दबिश में टीम जाती है तो ये फरार हो जाता है और अब तक पकड़ा नहीं गया। अब खबर लखनऊ से है, जहां बीती रात दो भाइयों में शराब के नशे में विवाद हो गया, जिसमें दोनों भाइयों के बीच चाकूबाजी भी हो गई है और छोटे भाई ने बड़े भाई के गर्दन, सीने और पेट पर चाकू से वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद आरोपी छोटा भाई फरार है। पुलिस ने शव को पीएम के लिए भी भेज दिया है और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। कल रात लगभग 11 से 12 बजे के बीच में दो भाइयों के बीच में दारू पीने के बाद विवाद हुआ था। विवाद जैसे बढ़ता गया, एक भाई ने दूसरा भाई को चाकू मारा है। ये सूचना थाने पे मिली थी और थाने पुलिस द्वारा रवानगी करके कार्रवाई किया गया है। अभी इस मामला में एफआईआर पंजीकृत हुआ गाजीपुर थाना में 405/23 नंबर है, उसमें 302 धारा के अंतर्गत। वादी सबसे बड़ा भाई है सतीश चौधरी पुत्र फूलचंद। जो मृतक है उनका नाम है सुनील चौधरी। ये एक बैटरी का दुकान पे काम करता था लेखराज में। इनको जो मार दिया, इनको जो मारा उनका ही भाई, सगी भाई है। इनका नाम है संदीप चौधरी। इनको पुलिस द्वारा हिरासत में लेके पूछताछ किया जा रहा है। अब खबर लखनऊ से है, जहां अवैध शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। दरअसल ये गिरोह टेट्रा पैक में फर्जी बारकोड लगाकर अवैध शराब बेच रहे थे, जिसके बाद आबकारी विभाग के साथ मिलकर मड़ियाओं पुलिस ने इस गिरोह का खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि अवैध शराब की फैक्ट्री किराए के मकान पर चल रही थी और साथ ही शराब ठेके, रेस्टोरेंट, बार समेत कई स्थानों पर इस गिरोह द्वारा जहरीली शराब भी पिलाई जा रही थी। पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर लेकर इस गिरोह के मास्टरमाइंड समेत अन्य लोगों को जल्द गिरफ्तार करने की भी बात कही है। तो हमने जैसे अभी बताया, कल शाम हमने जैसे सूचना मिला, हम लोग वहीं पे छापा मारा है और इतना बरामद किया है। अभी इसके बाद ही जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन में हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि किसका मकान है और मकान मालिक से संपर्क करके उनको बिल्कुल पूछा जाएंगे कि क्यों इनका वेरिफिकेशन नहीं किया गया या आपका मकान किराएदार द्वारा क्या काम वहीं पे किया जा रहा है, इसका क्यों पर्यवेक्षण नहीं किया गया है। अब अभी तक हम लोग कांटेक्ट नहीं कर पाया है मकान मालिक को। जैसे कांटेक्ट हो जाएंगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें एक बारकोड की बात आप कर रहे हैं, बारकोड लगाया जा रहा था। ये लोग बारकोड कहाँ से प्राप्त करते थे? देखो, ये बारकोड जो है टेट्रा पैक के ऊपर ही प्रिंट होके ही आया था। अगर आप टेट्रा पैक का जो हमने बरामद किया उसको देखेंगे, आपको पता चलेगा कि हर पैक पे एक ही बारकोड प्रिंट हुआ है। तो हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इस गैंग जो है कहाँ से दारू लेता था, कौन इसको दारू सप्लाई करता था, कौन इसको पैकेज मटेरियल देता था और कहाँ से ये मशीन ख़रीदा है, कौन मशीन दिया उनको और कहाँ किस माध्यम से और किस लोगों से ये अवैध दारू जो है, नकली दारू जो है, कैसे ये बांटता था। अवैध रूप से लखनऊ में शराब की फैक्ट्री चला रहे दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कैसे क्या कुछ गिरफ्तारी हुई, लखनऊ में कब से ये लोग निवास कर रहे थे, कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शराब लखनऊ में लाते थे और लखनऊ में ये पूरा कारोबार कर रहे थे। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ एडीसीपी उत्तरी अभिजीत आर शंकर जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से दो लोगों को पकड़ा गया है, अवैध शराब उनके पास से 52 पेटी बरामद हुई, अभी तक इन लोगों ने कहाँ तक सप्लाई किया है, कैसे बारकोड इस्तेमाल करते थे, क्या कुछ पूरा काम करते, कैसे पूरा नेटवर्क था इनका? देखो, कल हम मड़ियाओं पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिला है कि ऐसे एक मकान में अवैध दारू बना रहा था। उस सूचना पे हम लोग रेड डाला है और वहीं से 52 पेटी अंग्रेज़ी शराब, 2.5 किलो यूरिया और पूरा टेट्रा पैकिंग और टेट्रा पैक करने वाला मशीन भी बरामद किया है। इनका काम करने का तरीका ये था कि चंडीगढ़ से ये माल ले आता था। उस बॉटल्स को बाल्टी में डाल के उसमें यूरिया मिक्स करके वीर्यता बढ़ा के फिर टेट्रा पैकिंग करके ठेकों के द्वारा और कैंटीन के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा ये भिजवाता था क्षेत्र में और पैसा कमाता था। अभी तक मौके से जो लोग मिला है उनको गिरफ्तार करके पूछताछ करने पर यह पता चला कि इसका मुख्य जो है एक शिवम जायसवाल है, जो सीतापुर का मूलतम सीतापुर का रहने वाला है। वो अभी भागा हुआ है। तो प्रथम दृष्टया प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से ये पाया जा रहा है कि उनके द्वारा, उनका मम्मी के नाम के द्वारा एक संचालित किया जा रहा है ठेका बीकेटी में, वहीं से ये लोग इसका वितरण करता था। सर, जिस तरीके से बीकेटी का जो ठेका सामने आया है, आबकारी ने जिस तरीके से इसमें आपके साथ संयुक्त ऑपरेशन चलाया, तो आबकारी ने क्या कुछ उस ठेके की आपको वेरिफिकेशन कराया कि कैसे क्या कुछ रहा?
आबकारी विभाग द्वारा पुलिस को काफ़ी ज़्यादा मदद किया गया है इसमें, और आबकारी विभाग द्वारा संबंधित ठेके में जितना मौजूद दारू का बॉटल्स था सबका वेरिफिकेशन किया गया था, और वहीं पे ये इस बैच का अवैध दारू वहीं पे मिला नहीं है। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये इनको जल्दी गिरफ्तार करके पता करने के लिए कहाँ ये भेजा है। सर जैसे बारकोड इनको दिया गया, बारकोड के साथ साथ जो इनका पूरा नेटवर्क रहा, जो शिवम अभी फरार है, जो मेन मास्टरमाइंड है, तो फरार होने के साथ साथ ठेका उसका रहा, ठेके पर भी पुलिस रेड मारेगी, वहाँ से भी चीज़ें मिलेगी। जहरीली शराब है, अभी तक इन लोगों ने कहाँ सप्लाई किया है, इसकी जानकारी मिलने के बाद क्या उन जगहों पर भी छापेमारी की जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जैसे हमको जानकारी मिलेंगे इसका नेटवर्क किधर है, कौन इनको टेट्रा पैकिंग सप्लाई किया है, कौन इनको अंग्रेजी शराब सप्लाई किया है, पूरा का पूरा गिरोह को हम लोग गिरफ्तार करेंगे और पूरा अच्छा कार्रवाई हो जाएगी। सर जिस तरीके से मड़ियाँव पुलिस ने एक बढ़िया कार्रवाई की, लेकिन एक माह से ये लोग मड़ियाँव इलाके में पूरी तरीके से डेरा डाले हुए थे, मकान मालिक ने किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी थी। ये जिस तरीके से तंत्रों का इस्तेमाल हुआ, गिरफ्तारी हुई, तो क्या मकान मालिक की संलिप्तता पाई जाएगी और उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? अभी जैसे मैंने बताया कि ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे है, और भी गहराई से जांच करने के बाद ही हम लोग मकान मालिक के संलिप्तता के बारे में पता कर सकते हैं। अभी भी मकान मालिक ट्रेस नहीं हुआ है, जैसे ट्रेस हो जाएंगे उनसे पूछताछ किया जाएंगे और एविडेंसेस के बेसिस पे कार्रवाई किया जाएगी। सर कह सकते हैं अभी इसमें रडार पे कई लोग आ सकते हैं, कई लोगों की और गिरफ्तारी बढ़ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, कई लोग इसमें रडार में बढ़ सकते हैं और कई लोगों की गिरफ्तारी हो सकता है। तो जिस तरीके से एडीसीपी नॉर्थ अभिजीत आर शंकर के द्वारा जानकारी दी गई, हम कुछ तस्वीरें भी यहाँ पर दिखाएंगे। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये वही शराब की पेटियां हैं जिसमें जो बरामद की गई, क्योंकि ये 52 पेटियां हैं। इसके साथ साथ आप ये मशीन भी देख रहे होंगे जिससे जो है बाकायदा जो पाउच थे, जो मशीनें थी, जिस तरीके से बोतलों को पैक किया जाता, उन सभी सामग्रियों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। इसके साथ ही और कंपनी जिस तरीके से इनका जो नेटवर्क था, उस नेटवर्क में और कौन कौन लोग थे उनकी भी तलाश के लिए टीमें लगी हुई हैं, और साफ तौर से कहा जा रहा है कि इस मामले में कहीं ना कहीं और भी जो गिरफ्तारियां हैं वो बढ़ सकती हैं, और जो रेस्टोरेंट बार हैं या फिर जो ठेके हैं वो भी इनकी रडार पर आ सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।